टॉपिक हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इसे हिंदी में हमने बताया था आपको कि अति संयुग्मन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? यहाँ पर जो भी खेल होगा, कार्बन कार्बन कंपाउंडों के सिग्मा बॉन्ड के बीच, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड के सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स या जो है उसके पाई बॉन्ड में पी इलेक्ट्रॉन या पी बॉन्ड की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास है एक सिंपल सा कंपाउंड CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग गया है, फिर से यहाँ पर C, और यहाँ पर क्या हो जाएगा H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस चार्ज हो जाएगा। देखो ये जो है हमारा, इसकी अगर बात करें तो ये कार्बोकैटायन है। क्या है? कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन से एक कार्बन ये लगा हुआ है, दूसरा कार्बन ये लगा हुआ है, यानी सेकेंडरी कार्बोकैटायन है ये। सेकेंडरी कार्बोकैटायन में बहुत सिंपल से वर्ड में हमको बताना चाहेंगे कि स्टेबिलिटी की सबसे बड़ी बात इसमें स्टेबिलिटी की ही होती है। स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, किस में इलेक्ट्रॉन को आसानी से दिया जा सकता है, किससे लिया जा सकता है, उससे एक बात यहाँ पर होगी केवल। तो ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अगर मैं आप बात करें तो स्टेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं अभी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसके पहले थोड़ा सा प्राइमरी की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। यहाँ पर CH3 है, C है, और फिर यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर प्राइमरी, ये फर्स्ट डिग्री है और ये सेकेंड डिग्री हो गया। और यहाँ पर अगर हम थर्ड डिग्री बात कर लें तो यहाँ पर मेरे पास है CH3, C, H, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर प्लस चार्ज। ये क्या हो गया आपका ऐसे। देखो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो कार्बोकैटायन है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका जो है टर्सरी कार्बोकैटायन होता है। ये टर्सरी कार्बोकैटायन कैसे हो जाएगा उसे हम जानते हैं। ये जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज होने की वजह से आपने क्या बताया है इसे कि इलेक्ट्रॉन को ये हमेशा क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉन को लेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को लेंगे। ये हमेशा क्या करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि दो इलेक्ट्रॉनों को हमेशा ये ग्रहण करेंगे इस तरह से। और अकॉर्डिंग टू लुईस के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वो एसिड होते हैं, यानी एसिड इन नेचर होते हैं, यानी एसिड होते हैं। अगर ये एसिड है तो इस कार्बन को छोड़कर बाकी जो कार्बन बचेगा उसे हम अल्फा कार्बन के नाम से जानेंगे। इस कार्बन को छोड़कर बाकी जो कार्बन होगा उसे हम अल्फा कार्बन के नाम से जानेंगे। इस कार्बन को छोड़कर बाकी जो भी कार्बन बचेगा उसे हम अल्फा कार्बन के नाम से जानेंगे। तो देखो अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से जो लगे होते हैं हाइड्रोजन, उन हाइड्रोजनों को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन के नाम से ही जानते हैं। यानी जो हमारे अल्फा कार्बन है, जो हमारे अल्फा कार्बन है, इधर भी है हमारा अल्फा कार्बन है, ये भी हमारा अल्फा, ये भी हमारा अल्फा, ये भी हमारा अल्फा। तो जो अल्फा कार्बन है, इन अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। अब जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिड होते हैं। देखो कैसे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर ये एसिड होंगे तो क्या होंगे? अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड वे होते हैं जो H प्लस आयन का क्या करते हैं, लॉस करते हैं, यानी लूज करते हैं। जो H प्लस आयन देते हैं कहाँ पर? वाटर में, इन अ वाटर सोल्यूशन, वाटर मीडियम, ये हमेशा क्या करेंगे, H प्लस आयन देंगे। अगर ये H प्लस आयन दे रहे हैं तो एसिड है, और अगर OH माइनस आयन देते हैं तो बेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर OH तो है नहीं, एसिड ही है। तो जितने ज्यादा उनके पास, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे, उतने ही वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल होंगे। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें
तो नंबर ऑफ अल्फा कार्बन पर कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब जो है प्रेजेंट हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 3 अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बनों पर कितने हाइड्रोजन उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं? 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए? 6। 2 यहाँ पर, कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। 8 यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर अगर हम बात करें 3 और यहाँ पर एक 4, कितने हैं? 4, और यहाँ पर की बात करें तो 3 है। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ही ज़्यादा वो क्या हो जाएंगे? स्टेबल होंगे। अगर ये स्टेबल हैं, अगर ये कम स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, तो इसमें रिएक्शन कौन ज़्यादा करेगा? रिएक्शन इसमें सबसे ज़्यादा आपका ये करेगा, हाईली रिएक्टिव ये हो गया, और ये आपका लेस रिएक्टिव हो गया। तो इस तरह से हमने अल्फा हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इनकी जो है स्टेबिलिटी बता दी। सो इसमें एक रूल होता है, हमारा रूल क्या होता है? n+1। n+1 n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पर अब क्या है कि n यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8, और 8 में एक और ऐड कर दीजिए, 9 हो जाएगा। तो इसमें इस तरह से 5 हो जाएगा, इसमें इस तरह से 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से इसमें जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम लोग ये बताते हैं कि कितने इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकते हैं, या कितनी इसकी स्टेबिलिटी हो सकती है, वो अलग अलग। चलिए एक की मैं आपको बताता हूँ आसानी से, तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। मैंने यहाँ पर प्राइमरी ले लिया, प्राइमरी जो आपके कार्बोकेटायन है, इस प्राइमरी कार्बोकेटायन को ले लिया, और प्राइमरी कार्बोकेटायन को लेकर हम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन की चर्चा करते हैं। मेरे पास है CH3 CH2, और इसके पास क्या है? प्लस चार्ज है। तो CH3 को मैं थोड़ा सा ओपन कर लूँ, 1 2 और 3। देखो अब ये क्या है? अल्फा कार्बन है, सॉरी वो जो है कार्बोकेटायन है, और ये हमारा अल्फा कार्बन है, और ये हमारे अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर होते हैं, आपने बताया इसे। तो ये क्या करेगा? ये कार्बन क्या करेगा? ये कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा एक बार, तो क्या बनाया यहाँ पर? HCH, यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्लस और माइनस मिल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक स्टेबिलिटी का केस आ गया, और यहाँ पर क्या निकला? -H+ एक बार। और इसमें हम दूसरी पोजीशन देखते हैं, तो अभी ये मैंने फर्स्ट बार किया था, अब दूसरी देखिए कि मैंने इस वाले हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर से वही CH2, और जो है दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? CH2, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से फिर से क्या निकला होगा? -1 हाइड्रोजन। एक मतलब ऐसा नहीं करना है कि इसे निकाल देना है, ये सेकंड स्टेप में बताया जा रहा है कि आपको सेकंड स्टेप में कैसा होगा। अगर मैं अलग से कर लूँ तो इसे फिर से आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से। क्या होगा यहाँ पर? HCH, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? H, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पर प्लस चार्ज। ये फर्स्ट स्टेप था, स्टेप फर्स्ट है, और ये हो जाएगा हमारा क्या? स्टेप सेकंड। तो सेकंड स्टेप में हम इस वाले कार्बन को, हाइड्रोजन को दे रहे हैं, तो यहाँ से जब देंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? CH2, फिर क्या हो जाएगा? CH2, यहाँ पर माइनस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, सॉरी प्लस चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर H+ इलेक्ट्रॉन, यानी कि H+ यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा, क्योंकि एसिडिक है, एसिड है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लॉस कर जाएगा। तो इस तरह से भी यहाँ पर क्या बन जाएगा? अंतिम प्रोडक्ट आपका C2H5 बनेगा, C2H2। तो यहाँ से दूसरा हम देखते हैं, तो फिर से वही यहाँ से एक तीसरा हो जाएगा। तो कितने स्ट्रक्चर बनेंगे यहाँ पर? ये हमने देख लिया कि हाइड्रोजन है CH, और यहाँ पर H, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH2 प्लस चार्ज। इस बार यहाँ के इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब यहाँ का जाएगा तो क्या बनेगा? फिर से वही से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास पहले से ही प्लस चार्ज था, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज, और फिर से आपको प्रोडक्ट ये बनेगा। कितने स्ट्रक्चर बने? 3। और क्या बताया गया? 3+1। तो 3+1 में देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर जो आपके स्टेबल हुए हैं कि यहाँ पर क्या आया है? डबल बॉन्ड आया है। यहाँ पर प्लस चार्ज था, यहाँ पर प्लस चार्ज था, वो प्लस चार्ज अब यहाँ पर आ सकता है। कैसे? कैसे आएगा? जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरे स्टेप में मैं एक नया स्टेप आपको बना देता हूँ। H है, C है,
H है और यहाँ पर H है, यहाँ पर क्या है CH2 है। ये हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहाँ पर प्लस चार्ज था, ये हाइड्रोजन पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर कहाँ पर चला जाए, हाइड्रोजन के पास, यानी कि CH2 के पास। और जब ये ऐसे चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल माइनस सॉरी प्लस चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH3 हो जाएगा। इस तरह से घूम गया। इसी में आप समझ सकते हैं कि इसके ऊपर भी प्लस चार्ज था, अब ये इधर को मूवमेंट कर ले तो क्या हो जाएगा, CH2 नेगेटिव। अच्छा वो तभी भी नेगेटिव था, अभी भी नेगेटिव कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर क्या कर दूं मैं, इधर को ही मूवमेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई, जब ये इस तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ पर अभी भी यहाँ पर पॉजिटिव था, अब यहाँ पर पॉजिटिव है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव है और पॉजिटिव यहाँ पर आ गया है। अब जो आपने H प्लस डोनेट किया है यहाँ पर, ये H प्लस जो निकाला है, उस H प्लस को इसके साथ क्या कराओ, ऐड करा दो, और क्या बन जाएगा, आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH2 और CH3। देखो क्या बन गया, CH2 CH3 कितने हो गए, यहाँ पर एक आपका क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। इस तरह से मतलब मैंने क्या कहा कि एक बार हाइड्रोजन निकला तो ये स्टेप तो इंटरमीडिएट थी, इंटरमीडिएट के बाद हमारा ये बनेगा, इसके बनने के बाद ये बनेगा, फिर ये बनेगा। कितने यहाँ पर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो 1 2 3, 3 ये हो गए, चौथी पोजीशन आपकी ये हो जाएगी। इस तरह से चौथी पोजीशन यहाँ पर जब ये बॉन्ड को ब्रेकिंग करेंगे और लास्ट मिलाकर यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, तो 3 + 1 आपकी कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे उसकी 5 स्ट्रक्चर बनेगा, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन थे उसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा इसके क्या हो जाएंगे, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। तो जो हमारा मेन मकसद था कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी बताएंगे, तो इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी को हम बताते हैं। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में स्टेबिलिटी की तो बात कर ली हमने, तो स्टेबिलिटी के बाद अगर हम बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या चीज़ है, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब एक लाइन की डिफिनीशन में आप समझ सकते हैं कि डिफिनीशन क्या है इसकी। तो डिफिनीशन में हम लोग क्या बताते हैं, जो हमारे अल्फा जो हमारे जो है कार्ब कटायन होते हैं, कार्ब धनायन होते हैं, जो हमारे कार्ब कटायन होते हैं, सिंपल सा जैसे कि कहा जाए यहाँ पर CH2+ और यहाँ पर C है, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन है, या जो है सिंपल सा यहाँ पर कर लें हम कार्बन है और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज लगा, बाकी का CH3 लगा है, इस तरह से CH3 लगा है। तो कार्बन जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज में जो सिग्मा बंध है, उस सिग्मा बंध का अपने साथ अति संयुग्मन की स्थायित्व ही क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। यानी कार्बनिक कंपाउंड में, कार्ब धनायन में या मुक्त मूलक में निकटवर्ती कार्बन, यानी कि जो उसके सबसे नजदीक में सिग्मा बंध रहेगा, उस सिग्मा बंध के साथ अति संयुग्मन, उस सिग्मा बंध के साथ ओवरलैपिंग ही क्या कहलाता है, आपका अति संयुग्मन कहलाता है। यानी ऐसे सिंपल सा यार, ऐसे नहीं समझ पाओगे, डिफिनीशन नहीं समझ पाओगे। इसमें हमारे पास एक कार्बन है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऐसे ही और हाइड्रोजन ही मैं लगा देता हूँ, इसी को ही हाइड्रोजन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन प्लस चार्ज है, इसके साथ ये सिग्मा बंध है, यहाँ पर ये कार्बन चार्ज है तो यहाँ पर ये सिग्मा बंध है। तो सिग्मा बंधों का ही क्या होता है, कार्बन के साथ ओवरलैपिंग होना। यहाँ पर जो प्लस चार्ज दिखाया गया है ये बैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, बैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो इसका सिग्मा बंध है, ये सिग्मा बंध सीधा कहाँ पर चला जाए, इसके पास चला जाए। तो यहाँ पर प्लस चार्ज था, इसके पास चला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, HC, इसके ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन CH और यहाँ पर H, यहाँ पर H। यही क्या है, अति संयुग्मन है। यानी सिग्मा बंधों का कार्ब धनायनों के साथ अति संयुग्मन कहलाता है। पाई इलेक्ट्रॉन, या जो है पाई ऑर्बिटल में जो है सीधा धनावेशित, यानी कि जो उसके धनायन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन में, पाई बंध में, सॉरी वो क्या बोलते हैं, पी ऑर्बिटल में, ये हमारा क्या है, पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में जब कोई सिग्मा बॉन्ड सीधा क्या करता है, अतिसंयुग्मित करता है पी ऑर्बिटल के साथ, पी ऑर्बिटल के साथ कोई आपका सिग्मा बॉन्ड अतिसंयुग्मित करता है, अतिसंयुग्मन करता है, तो ही हमारा क्या कहलाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन कहलाता है। तो इतना आपको मेरे ख्याल से, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या कहलाता है।
व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? हाइपर कॉन्जुगेशन केवल स्टेबिलिटी को बताता है और कैसे उसमें रिएक्शन करता है आप इसे समझ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आया हो तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से आप जाकर बैक जाकर फिर से देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेबिलिटी का केस ही बताया गया है कि आपके पास कोई कार्बोकैटायन होना चाहिए, उस कार्बोकैटायन के साथ कितने कार्बन लगे हैं, नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन पर डायरेक्टली कार्बोकैटायन से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन की बात कर रहे हैं, अल्फा कार्बन को ही काउंट किया जाएगा, और अल्फा कार्बन से लगे हुए कितने हाइड्रोजन हैं उन हाइड्रोजनों को आप काउंट कर लेंगे। जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। अगर हाइड्रोजन कम है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये हमारा रहा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिजोनेंस। रिजोनेंस जानने के बाद जो हमारा अंतिम चलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिएक्शन केमिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा रिजोनेंस है, रिजोनेंस क्या कहता है, रिजोनेंस, रिजोनेंस यानी कि आपका जो है हाइपर कॉन्जुगेशन, सॉरी वो क्या बोलते हैं इसे, अनुनाद। अनुनाद, अनुनाद क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे। मेरे पास एक एग्जांपल है बेंजीन का, और बेंजीन कैसी है, एरोमेटिक है, और बेंजीन एरोमेटिक होने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ पर 3 पाई बंध है, बाकी 6 इसमें क्या है, सिग्मा बंध है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें सिग्मा बंध है और 3 क्या है इसमें पाई बंध है। जो पाई बंध है, इस पाई बंध का ही फिर से वही डीलोकलाइजेशन करना, पाई बंध का आना जाना घूमना, किसी एक पर नेगेटिव चार्ज किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज। तो मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 को नंबर कर दिया मैंने। तो एक बार जब यहाँ से यहाँ गया तो आपका स्ट्रक्चर बन गया यहाँ से क्या, यहाँ पर पाई बंध, यहाँ पर पाई बंध, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। देखो क्या हो गया, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस मैंने बताया कि जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है या जो पाई बंध है वो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर ही क्या करेगा, गोल गोल घूमता रहेगा, यानी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बंध। पाई बंध का एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जाना, वही हमारा क्या है, रिजोनेंस है। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक क्यूनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, जिससे हम लोग थोड़ा सा कल्पना से बाहर होता है कि क्या होगा एक्चुअल में, इसकी जो स्टेबिलिटी क्या होगी। वो क्लास 11 की बात है, आपको 11th में ये सब अच्छे से आना चाहिए समझ में कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात की गई है कि किस किस पर आपके जो है न्यूक्लियोफिलिक जो है इलेक्ट्रोफिलिक रीजन क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो अभी आप इतना जानते रहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से। फिर ये पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर भाई हमारा, स्ट्रक्चर मेरा बन गया यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पर दूसरा माइनस, यहाँ पर तीसरा माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस चार्ज था। यानी कि ये पाई बंद इधर को शिफ्ट किया तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया। अब देखो यहाँ से अभी मत दो, इसे रहने दो, मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे मत दो। अभी देखो ये क्या हो गया कि यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर यानी कार्बन नंबर 4 पर शिफ्ट कर लिया। जब ये कार्बन नंबर 4 पर शिफ्ट किया तो इस पर माइनस आ गया, इस पर प्लस आ गया, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस मिलकर क्या बनेगा, पाई बंद बन जाएगा, और ये पाई बंद ऑलरेडी प्रेजेंट था। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में मैं फिर से एक बेंजीन रिंग बढ़िया से बनाता हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर पहले से प्लस चार्ज था, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है, यहाँ से माइनस और प्लस हट जाएगा फिर, और माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या था, पाई बंद है, तो ये पाई बंद क्या करेगा, फिर से शिफ्ट करेगा इधर को। जब ये इधर को शिफ्ट किया तो क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसे हम। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर माइनस चार्ज,
यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस चार्ज। हो गया समझ में आया? ये प्लस पहले से प्रेजेंट था, ये माइनस पहले से प्रेजेंट था, ये पाई बॉन्ड के टूटने की वजह से प्लस और माइनस आया है। तो ये प्लस और माइनस मिलेगा और क्या करेगा, एक बॉन्ड को बनाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में से बना देता हूँ, इसे यही बना देता हूँ, बाकी जो है दूसरा वाला नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा। ये बन गया, और इसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से। ये माइनस और प्लस मिलकर फिर से क्या क्या कर जाएंगे, बॉन्ड को बना देंगे। अब देखो माइनस चार्ज किस किस पोजीशन पर आया है, दूसरे पर। फिर यहाँ पर कहाँ पर आया, पहले तो दूसरे पर आया, फिर तीसरे और चौथे पर आएगा, फिर चौथे के बाद किस पर आएगा, पांचवा छठवें पर आएगा। यानी जो माइनस चार्ज है कहाँ कहाँ पर आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है दूसरे पर, चौथे पर और छठे पोजीशन पर। यानी कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 6, इन पर माइनस चार्ज आ रहा है। प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो प्लस चार्ज पहली पोजीशन पर दिखाया गया है, बाकी और कहीं दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो क्या कर गया, हाइड कर गया, तुरंत जो है बॉन्ड में जो है कन्वर्ट हो गया। बॉन्ड में कन्वर्ट होने की वजह से कोई वहाँ पर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज नहीं बचा। पाई बंद को देखते हैं, तो पाई बंद पहले और दूसरे पोजीशन पर लगा था, तीसरे और चौथे पर लगा था, पांचवें और छठे पर लगा था। अब कहाँ पर लगा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अब कहाँ कहाँ पर लगे हैं, तो दूसरे और तीसरे पर लगा है, चौथे और पांचवें पर लगा है, छठे और पहले पर लगा है। तो क्या किया इसने, क्या किया होगा, इंटरचेंजिंग हुई है। इंटरचेंजिंग हुई है, किसकी इंटरचेंजिंग हुई है, पाई बंधों की, पाई बंधों की इंटरचेंजिंग हुई है। यानी डील्यूकलाइजेशन ऑफ पाई बंध, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर क्या किया है, शिफ्ट किया है। वही हमारा क्या है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस में कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टेबल नहीं है, ये जो है क्या करेगा, फिर से यही सेम ऐसे चलता रहेगा। कितने स्ट्रक्चर बने, इसमें भी हमारा एक रूल होता है, हक्कल रूल होता है। तो हक्कल रूल के अकॉर्डिंग ही हम ये सब चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर देखो कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3 4 5 और इसको लेकर 6। तो जितने यहाँ पर आपके पाई बंद होंगे उसमें उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएंगे कि कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेंगे। तो इस तरह से इसमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। इनमें एक क्यूनोनिकल संरचना होती है, यानी कि इनकी बीच की एक संरचना होती है जो एक कल्पनीय है, जिसे हम बता नहीं सकते हैं, इन फिगर के अकॉर्डिंग हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होगा। तो वो संरचना कैसी है उसे देखते हैं। वो संरचना इन सब की बीच की एक संरचना होगी या इनकी और इनकी बीच की एक संरचना होगी, जिसे हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। रिजोनेटिंग संरचना या क्यूनोनिकल संरचना बोलते हैं। इस संरचना को ऐसे दिखाते हैं, आपने बहुत जगह पर देखा होगा, बेंजीन को, बेंजीन बनाकर ऐसे गोल गोल उसके अंदर कर देते हैं। तो जो गोल गोल किए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो पाई बंद हैं, पाई बॉन्ड हैं, वो इब्री कार्बन पर क्या कर रहे हैं, लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, वो रुके हुए नहीं है। इसलिए इसे हम ऐसे संरचना के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। तो कहते हैं रिजोनेटिव स्ट्रक्चर जब किसी कार्बनिक कंपाउंडों की या जब किसी भी कंपाउंड्स की 2 या 2 से अधिक लुईस संरचना या 2 या 2 से अधिक संरचना को लिखा जाता है, तो उनके बीच की कोई एक ऐसी संरचना होती है जिसे हम चित्र के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, जिसे क्यूनोनिकल संरचना कहते हैं, जिसे अनुनादी संरचना कहते हैं। तो आपके जितने भी इफेक्ट थे वो सारे समझा दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको शुरू से ही बताया गया कि आपने जो है बॉन्ड के बारे में पहले पढ़ा था। सबसे पहले बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड में आपने सह संयोजक बंध के बारे में बात किया है, संयोजी बंध के बारे में बात किया है, और संयोजी बंध के बारे में उसका बॉन्ड का फिजन यानी कि होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन, संविदलन और विसंविदलन की बात की है। फिर उसमें मुक्त मूलक क्या होते हैं उनकी बात की है। फिर मुक्त मूलक के बाद जो है उसमें कार्बोधनायन क्या होते हैं, कार्बोडायन क्या होते हैं, इनकी बात की है। फिर न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक की बात की। फिर इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट और लास्ट में आपने रिजोनेंस के बारे में जाना। आई होप ये सारे टॉपिक आपको आ गए होंगे। अगला का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारे केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म पर हम पहुंच जाएंगे जस्ट। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने के साथ साथ ही हम केमिकल मैकेनिज्म के बारे में चर्चाएं करते रहेंगे। तो आपको हमारा लेक्चर्स कैसा लगा, आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं।